Hello, good morning, student. Welcome to Step Up Academy, the clear vision to study. This is your chemistry teacher, Alka Godara. Let's start our day from the quote, "It always seems impossible until it's done," said by the President of South Africa, Nelson Mandela. Let's start our chapter. First, we will do the recap of the last lecture. What we have studied in the last lecture? Matter. What is matter? The matter is the thing which occupies some space and have some mass is known as matter. Everything around us is matter. जैसे कि for an example we have door, bottle, table, chair, fan. जो भी चीज़ें हमारी चारों ओर हैं, the whole things are matter. And further we divided the matter into two parts according to their physical properties and chemical properties. According to their physical properties, we divided the matter into solid, liquid and gases. Solid have definite shape and definite volume, and they are tightly very bonded with closely together, है ना. जैसे कि बॉल है, स्टोन है. जो स्टोन है उसमें जो एटम्स प्रेजेंट होंगे वो क्या होंगे, एक डेफिनेट शेप के होंगे एंड दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम. और वो उनमें जो भी एटम्स प्रेजेंट होंगे वो क्या होंगे, टाइटली बॉन्डेड होंगे एक दूसरे से. इन लिक्विड्स हैव इनडेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम. लिक्विड क्या होगा, लिक्विड को जिस भी बर्तन में डालेंगे, जिस भी यूटेंसिल में हम इसको डालेंगे, इट विल टेक द शेप ऑफ द यूटेंसिल. ठीक है, वो उस यूटेंसिल या उस बर्तन का वो क्या ले लेगा, शेप. अगर मैं लिक्विड जैसे कि वाटर है उसको बॉटल में डालूंगी तो बॉटल का शेप ले लेगा, अगर ग्लास में डालूंगी तो ग्लास का शेप ले लेगा. सो द लिक्विड हैव इनडेफिनेट शेप बट द डेफिनेट वॉल्यूम. पर वॉल्यूम उसका उतना ही रहेगा जितना वाटर मैंने लिया है. 1 ग्राम वाटर लिया है तो 1 ग्राम बोतल में रहेगा. अगर ग्लास में कन्वर्ट करूँगी उसको तो ग्लास में भी 1 ग्राम रहेगा. तो इट हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट इनडेफिनेट शेप. और इसके जो एटम्स प्रेजेंट होंगे मॉलिक्यूल्स में, जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल्स में जो एटम प्रेजेंट होंगे वो क्या होंगे, वो एक दूसरे से स्लाइटली थोड़ा सा दूर दूर होंगे, नॉट वेरी क्लोज टुगेदर. बट इन गैसेज व्हाट वी हैव सी दैट गैसेज हैव नॉर डेफिनेट शेप एंड नॉर डेफिनेट वॉल्यूम. यानी दोनों ही इनडेफिनेट होते हैं. जैसे कि एयर है, एयर में हम पता नहीं कर सकते कि एयर का क्या शेप होता है, उसका पर्टिकुलर क्या वॉल्यूम होता है. तो द गैसेज हैव इनडेफिनेट शेप एंड इनडेफिनेट वॉल्यूम. और उसमें जो एटम्स प्रेजेंट होंगे वो क्या होंगे, बहुत ही फार अवे होंगे. ठीक है. एंड फर्दर वी हैव डिवाइडेड द मैटर according to their chemical properties into pure substances and mixtures. Pure substances में हमने क्या पढ़ा था, elements and compounds. What are elements? Elements जो कि क्या होते हैं, सेम ही एटम से मिलकर बने होते हैं. लाइक हाइड्रोजन combine and make H2 element. नाइट्रोजन combine and make N2 element. जबकि कंपाउंड्स भी क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस होते हैं. जबकि उनमें क्या होते हैं, डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट होते हैं. जैसे कि H2O मॉलिक्यूल है हमारे पास वाटर का, तो इट हैव 2 हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. दे आर प्रेजेंट इन अ डेफिनेट रेशियो. क्या होते हैं कि वो एक डेफिनेट रेशियो में होते हैं, इस वजह से इन्हें प्योर सब्सटेंस बोलते हैं. आप सोचोगे कि दे हैव डिफरेंट एटम्स, तो ये प्योर सब्सटेंस कैसे हुए, प्योर सब्सटेंस इसलिए हुए क्योंकि वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में या डेफिनेट रेशियो में प्रेजेंट है. जैसे कि वाटर में 2:1 में प्रेजेंट है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. सो दिस इज योर कंपाउंड. एलिमेंट सेम एटम्स प्रेजेंट होंगे और मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे. कंपाउंड्स डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट होंगे और एक कंपाउंड फॉर्म करेंगे. नेक्स्ट वी स्टडीड मिक्सचर्स. टू टाइप्स के मिक्सचर्स हमने स्टडी किए थे, होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर्स. होमोजेनस मिक्सचर्स क्या होते हैं, जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, है ना. हाँ, डू वी फाइंड आउट एयर में कितनी गैसेस प्रेजेंट हैं, क्या हमें दिखाई देती, नहीं. तो जो एयर का जो मिक्सचर होगा होमोजेनस मिक्सचर होगा, है ना. इसी तरह हिट्रोजेनस मिक्सचर को क्या हम क्या है कि इजीली फिजिकली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. जैसे कि ऑयल और वाटर का मिक्सचर, सैंड और वाटर का मिक्सचर, तो हम इजीली उसको सेपरेट आउट भी कर सकते हैं, इजीली उसको देख भी सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं. जितने भी कॉलोइडल मिक्सचर्स हैं दे आर ऑल हिट्रोजेनस मिक्सचर. इसके बाद हमने पढ़े थे 5 बेसिक लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. ठीक है, जिसमें हमने
फर्स्ट पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, विच वॉज गिवन बाय लेवोजियर, ठीक है। और ये क्या स्टेट कर रहा था, इट स्टेट दैट द मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, यानी मैटर को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं आपको कि एक पेपर है, उसका जो मास है हमने पहले नोट कर लिया, फिर मैंने उसको क्या किया, बर्न कर दिया, आई बर्न द पेपर, और उसके बाद जो मैंने मास कैलकुलेट करा तो दोनों का मास क्या था, सेम था। इट मीन्स जो पेपर का पहले मास था और बर्न करने के बाद जो मास था वो सेम था। दिस इज़ योर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मैं ना तो मैटर को मैंने क्रिएट किया, जो पेपर था वो पहले से ही बना हुआ था, मैंने थोड़ी क्रिएट किया उसको, एंड नाउ डिस्ट्रॉयड, ना ही मैं उसको डिस्ट्रॉय कर पाई, क्योंकि उसका मुझे कुछ अमाउंट तो मिला ही पेपर को बर्न करने के बाद, मैं उसको डिस्ट्रॉय थोड़ी कर पाई, उसका वो पर्टिकुलर मास मेरे पास बच गया। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, जो कि रिएक्टेंट क्या था मेरे पास, पेपर, इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट मेरे पास क्या हुआ, जो बर्न पेपर मेरे पास बचा, दैट वाज द प्रोडक्ट, तो वो इक्वल होंगे दोनों ही। दिस इज द योर लॉ ऑफ conservation of mass. Then second we have studied about law of definite proportion. What is law of definite proportion? According to Joseph Proust showed that a given compound always contains exactly the same proportion of elements by weight. कि जैसे कोई भी एलिमेंट है, मैंने एक H2 एलिमेंट लिया तो उसमें क्या होगा कि इसका सेम प्रपोर्शन प्रेजेंट होगा, ठीक है, सेम रेशियो प्रेजेंट होगा। ये हमारे जोसेफ प्राउस्ट ने लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन दिया, ठीक है, कि एक डेफिनेट अमाउंट में वो एक दूसरे से ऐड होंगे। जैसे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन का एलिमेंट है, तो दो नाइट्रोजन मेरे पास अटैच्ड है, तो उनका जो डेफिनेट है वो एक रेशियो में, एक डेफिनेट प्रपोर्शन में एक दूसरे से ऐड होंगे, ठीक है। व्हाट इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शंस? The Dalton proposed the law of multiple proportions. According to this law, if two elements can combine to form more than one compound, the mass of one element that combines with the fixed mass of other element is in the ratio of small whole numbers. और इसके लिए मैंने आपको ग्लूकोज का एग्जाम्पल भी दिया था, ठीक है। देखो एक ही कंपाउंड क्या करता है, अलग अलग तरह के कंपाउंड्स भी फॉर्म कर सकता है, ठीक है। जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल है H2O, इट ऑल्सो फॉर्म्स H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी फॉर्म करता है। तो एक ही तरह का कंपाउंड अलग अलग तरह के कंपाउंड भी शो करता है ना। दोनों में क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐड है, बट दे आर इन डिफरेंट रेशियो, ठीक है। और जब उनका हम क्या कर सकते हैं, एक स्मॉल होल रेशियो भी निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको ग्लूकोज का बताया था, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, C6H12O6, और जब हम उसका एक एम्पेरिकल फार्मूला निकालेंगे, जब उसको हम एक स्मॉल होल रेशियो में निकालेंगे, तो हमें पता चलेगा कि जो C6H12O6 है वो CH2O यानी 1:2:1 के रेशियो में प्रेजेंट है। तो दिस इज योर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। What is Gay-Lussac's law of gaseous volumes? When gases combine or are produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume, provided all the gases are at same temperature and pressure. देखो ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का के अकॉर्डिंग ही है, बस उसमें हम क्या ले रहे थे, मास ले रहे थे, यहाँ क्या हम ले रहे हैं, डेफिनेट पर्टिकुलर वॉल्यूम ले रहे हैं एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर हम क्या कर रहे हैं, एक सिंपल रेशियो किसका ले रहे हैं, वॉल्यूम का ले रहे हैं गैसेस के लिए। दैन द केमिकल रिएक्शन विल बी फॉर्म, ठीक है, तब प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो दिस इज योर Gay-Lussac's लॉ। और लास्ट हमने पढ़ा था एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है, एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेज कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर क्या होगा, जो पर्टिकुलर वॉल्यूम की गैसेज हैं, जो हमने मेज़र करी कि भी इतने वॉल्यूम की गैसेज हैं, उनमें उतने ही नंबर के क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। दिस इज योर एवोगैड्रो लॉ। फिर हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी, जिसके अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था कि व्हाट इज एटम, एटम इज एन इनडिविजिबल पार्टिकल, ठीक है, जिसको हम आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। पर आजकल नई मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आ गई, उसके अकॉर्डिंग हमें पता है कि मैटर को हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में डिवाइड कर सकते हैं। हम एटम को क्या कर सकते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है।
और क्या पढ़ा था हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में? ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। जैसे कि H2 एलिमेंट होगा तो उसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों की क्या होंगी? आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होंगी। और एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास। जैसे कि H2O तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के क्या होंगे? डिफरेंट प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होंगी, डिफरेंट मास प्रेजेंट होगा। ठीक है। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो। और कंपाउंड कब फॉर्म होता है? जब एलिमेंट्स एक डिफरेंट रेशियो में कंबाइन होते हैं। केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम। और केमिकल रिएक्शन कब फॉलो होती है? जब एटम्स क्या करते हैं? आपस में रीऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं। ठीक है, तब एक केमिकल रिएक्शन फॉर्म होती है। दिस इज योर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, let's move on now I have left the mole concept and some stoichiometric calculations जो कि हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी नहीं की थी। आई ओनली टोल्ड यू सम इम्पॉर्टेंट नोट्स जो कि आपको कॉपी में राइट डाउन करने हैं, थोड़ा लर्न करने हैं, और वो भी मैं अब एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, इन दिस लेक्चर। चलो लेट्स स्टार्ट। देखो, सी देयर आर सम इंटरनेशनल SI यूनिट्स। ये भी आपको कॉपी में अपने लिखना है। ठीक है, लेंथ के लिए SI यूनिट क्या होगी? मीटर। मास के लिए किलोग्राम। टाइम के लिए सेकेंड। इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर। टेम्परेचर के लिए केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज कैलकुलेटेड इन मोल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज। फोर्स न्यूटन। प्रेशर पास्कल। एनर्जी जूल में। पावर वॉट में। इलेक्ट्रिक चार्ज कूलाम में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वोल्ट में। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ओम में कैलकुलेट करते हैं। सेल्सियस टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में। एंड इसी तरह कुछ SI प्रीफिक्सेस हैं आपके लिए, यू हैव टू लर्न इट। 10 raised power 12 will be called tera, 10 raised power 9 will called giga, 10 raised power 6 will called mega, 10 raised power 3 will called kilo, 10 raised power 2 will called hecto। इसी तरह फर्दर डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रोन, नैनो, पिको, है ना। यू हैव टू स्टडी ऑल दीज एंड राइट इट डाउन इन योर कॉपीज। ठीक है, दीज आर सम डेफिनेशन एंड क्वांटिटीज विद SI यूनिट्स। वेट, what is the SI unit of weight? Newton. Period, second. Density in kilogram per meter cube. Speed in meter per second. And you have to learn the definitions also. You have studied it in the last class also. You knows everything, so write it down in your copy and learn it. Okay, these are the same thing, the quantity and their unit and their symbol, just like area the square meter. ठीक है, the symbol will be meter square. So write it down in your copy or take the screenshot of from this phone and write it down in your copy. Okay, now let's start our lecture. What is AMU? We have studied in the last lecture AMU. Let's find out what AMU. What is AMU? The atomic mass unit. 1 AMU is equals to 1/12 the mass of a carbon 12 atom. ठीक है, एक AMU क्या होता है? हमने एक कार्बन 12 आइसोटोप है, उसको हमने पर्टिकुलर मान लिया और उसकी वैल्यू को लेके हम इसको मेज़र करते हैं। 1 AMU इक्वल्स टू 1/12 द मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम। चलो इसे कैलकुलेट करते हैं। देखो, कार्बन का आपको एटॉमिक नंबर पता है 6 और उसका मास कितना होता है? 12। ठीक है, देखो मास ऑफ कार्बन 12 एटम इक्वल्स टू 6 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 मास ऑफ न्यूट्रॉन। और आपको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्या होता है? सेम होता है। देखो 6 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो मैं इन दोनों को टोटल करके 12 मास ऑफ प्रोटॉन लिख लूँ, क्योंकि दोनों का ही मास क्या होता है? सेम होता है। और मास की वैल्यू क्या होती है? 1.66 इंटू 10 raised power -24 ग्राम। तो 1 AMU इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? Because I have said earlier that 1/12 the mass of a carbon 12 atom, तो 1/12 into 12 into 1.66 into 10 raised power -24 लिख देंगे। तो 1 AMU इक्वल्स टू 1.66 into 10 raised power -24 ग्राम इट विल बी। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है। ठीक है, यू हैव टू लर्न दिस वैल्यू। 1 AMU इक्वल्स टू 1.66 into 10 raised power -24 ग्राम। Let's start from a question. Calculate the molecular mass of the following.
These are the examples for you: H2O, CO2, CH4, and I have done CH4 for you. Rest you have to done on your own. Okay, let's start. CH4. देखो, in CH4 the mass of carbon, द कार्बन कितने 1 ही है, तो 1 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम प्लस 4 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन. देखो 4 हाइड्रोजन है इसलिए 4 से मल्टीप्लाई किया है मैंने. तो 1 इंटू 12 प्लस 4 इंटू 1. ठीक है, 12 क्या है, कार्बन का मास है, 1 क्या है, हाइड्रोजन का मास है. तो हमारे पास आंसर क्या आया, 16U है ना. AMU भी लिख सकते हैं और U भी लिख सकते हैं, यूनिफाइड मास भी लिख सकते हैं. AMU को आजकल U से भी डिनोट करते हैं, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था. ठीक है, तो इसी तरह आपको और एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करने हैं. ठीक है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O एंड CO2 ऑन योर ओन. नाउ अब हमने एटॉमिक मास भी पढ़ लिया और मॉलिक्यूलर मास भी पढ़ लिया. और फॉर्मूला मास क्या होता है, देखो एटॉमिक मास क्या होता है. एटॉमिक मास मतलब उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है उनका टोटल मास इज योर एटॉमिक मास. व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास, कि भाई एक मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट है उनका टोटल मास इज योर मॉलिक्यूलर मास. बट व्हाट इज फॉर्मूला मास, देखो कुछ क्या होते हैं जो कंपाउंड्स होते हैं वो उनमें एटम्स नहीं होते हैं, उनमें क्या होते हैं, आयंस प्रेजेंट होते हैं. जैसे कि NaCl है, NaCl, इन द NaCl देयर आर Na प्लस आयन एंड क्लोराइड माइनस आयन आर प्रेजेंट. तो टोटल एटॉमिक मास ऑफ दीज आयंस आर कॉल्ड फॉर्मूला मास. ठीक है, तो उसको टोटल को हम क्या कहेंगे, फॉर्मूला मास. जैसे कि आपको एग्जांपल दिया है मैंने, फॉर्मूला मास ऑफ NaCl विल बी इक्वल्स टू एटॉमिक मास ऑफ Na प्लस एटॉमिक मास ऑफ क्लोराइड माइनस आयंस. ठीक है, तो Na का क्या होगा एटॉमिक मास 23, क्लोरीन का 35.5, दोनों को मैं ऐड कर दूंगी तो 58.5 U इज माय आंसर फॉर्मूला मास. ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला मास ऑफ NaCl. देखो द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर मास. Formula mass, sum of atomic masses of the ions present in the formula unit of an ionic compound like NaCl. And molecular mass, sum of the atomic masses of the atoms in a molecule like molecular formula of C6H12O6. ठीक है, NaCl में जो आयंस प्रेजेंट है उनका एटॉमिक मास कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला मास. और C6H12O6 जो कि एक कंपाउंड है जिसमें उसमें कितने एटम्स प्रेजेंट, उन एटम्स का हम जब मास कैलकुलेट करेंगे दैन इट विल कॉल मॉलिक्यूलर मास. ठीक है, आयंस का मास कैलकुलेट करेंगे दैन इट विल कॉल फॉर्मूला मास. एटम्स का मास कैलकुलेट करेंगे तो दैन इट विल कॉल मॉलिक्यूलर मास. ठीक है, मॉलिक्यूल में जब कैलकुलेट करेंगे. देखो एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला. देखो मेरे पास कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6. अब इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक सिंपल होल रेशियो में प्रेजेंट है. और वो होल रेशियो क्या है, जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा CH2O, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2:1 के रेशियो में प्रेजेंट है ग्लूकोज में. तो जो हमने द सिंपल होल रेशियो निकाला है ग्लूकोज का, दैट इज योर एम्पेरिकल फॉर्मूला. तो व्हाट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला, इट इज अ सिंपल होल रेशियो ऑफ अ कंपाउंड. ठीक है, एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला जो एग्जैक्ट फार्मूला है दैट इज योर मॉलिक्यूलर फार्मूला. नाउ लेट्स कम टू मोल. व्हाट इज मोल, वेयर डिड दिस नंबर कम फ्रॉम. देखो 1 मोल इक्वल्स टू क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23. अब मोल क्या होता है, व्हाट इज मोल. 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मैनी डिस्क्रीट एंटिटीज एज देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ 12 कार्बन आइसोटोप. हमने एक आधार ले लिया, एक मेजरमेंट के लिए हमने ना कार्बन 12 आइसोटोप की हेल्प लिए कि एक 12 ग्राम आइसोटोप जो कार्बन का है उसमें जितने भी एटम्स प्रेजेंट होंगे दैट इज योर 1 मोल. ठीक है, अब फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि हम कितनी यूनिट्स पढ़ते हैं, हम बाहर जैसे कोई बनाना लेने जाते हैं तो हम डज़न में लेके आते हैं. मैं कहूँगी अगर मुझे 1 डज़न बनाना चाहिए तो 1 डज़न बनाना में कितने बनाना जाएंगे, 12 बनाना जाएंगे. उसी तरह 1 मोल हमने क्या ले ली, एक यूनिट ले ली
किसको नापने के लिए, मॉलिक्यूल्स और एटम्स, मतलब एक कंपाउंड में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा अमाउंट है, हम उसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हमने एक क्या यूनिट दी उसको कैलकुलेट करने की, कि भी एक कंपाउंड में कितने एटम्स के मॉलिक्यूल एंटिटीज प्रेजेंट हैं, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय द यूनिट ऑफ मोल। तो 1 mole is the amount of a substance that contains as many discrete entities as there are atoms in exactly 12 gram of 12 कार्बन आइसोटोप। ठीक है, एक 12 कार्बन 12 जो आइसोटोप है उसके जो 12 ग्राम में एग्जैक्टली जितने एटम्स प्रेजेंट हैं, दैट इज योर 1 मोल। और 1 मोल को हमने क्या इक्वल्स टू माना है 6.022 इंटू 10⁻23। देखो ये कैसे कैलकुलेट किया हमने, देखो कैसे कैलकुलेट किया, देखो मास ऑफ 1 कार्बन 12 आइसोटोप एटम। तो हम अगर मास निकालेंगे तो हमें पता है एक कार्बन में कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, 6 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 मास ऑफ न्यूट्रॉन। अगर हम दोनों को टोटल करेंगे तो हमारे पास मास ऑफ कार्बन 12 एटम आ जाएगा, विच इज़ 12 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। और मास ऑफ प्रोटॉन की क्या वैल्यू थी, 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। ओके, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। अब हमें क्या चाहिए, हमें पता करना 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। तो देखो 12 ग्राम में कितने प्रेजेंट होंगे, तो 1 अपॉन में चला जाएगा 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24, क्योंकि 1/12 कार्बन होता है ना 1 एटम में, इसलिए तो फिर मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे। तो हमारे पास क्या एंटिटी आई, देखो 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, कार्बन 12 आइसोटोप एटम, इतने एटम हमारे पास प्रेजेंट हैं एक 12 ग्राम कार्बन में। और हमने इसी को मेजरमेंट का हमारा आधार लिया, इसी को लेके हम मेज़र कर रहे हैं 1 मोल को, कि 1 मोल क्या होता है, एक 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप में जितने भी एटम्स प्रेजेंट होंगे, दैट इज़ योर 1 मोल। ठीक है, तो इस तरह से हमने निकाला है कि 1 मोल इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, देखो मोल का एक तो होता है आपके पास एवोगैड्रो नंबर और एक आपके पास होता है एवोगैड्रो कांस्टेंट। ठीक है, देखो एवोगैड्रो नंबर तो यही होता है 1 mole equals to 6.022 into 10⁻23. It is called your Avogadro number. But what is Avogadro constant? देखो एवोगैड्रो कांस्टेंट, जब मैं इस एंटिटी या इस नंबर के आगे एक यूनिट लगा देती हूँ पर मोल, तो दैट इज़ योर एवोगैड्रो कांस्टेंट। फिर इसको हम क्या बोलेंगे, एवोगैड्रो कांस्टेंट बोलेंगे। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि इसको एवोगैड्रो नंबर क्यों बोला। देखो हमने एवोगैड्रो लॉ पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग क्या था कि देखो हमने जो एवोगैड्रो लॉ पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग क्या था कि एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि भाई जितना पर्टिकुलर इक्वल वॉल्यूम होगा उसमें उतने ही इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ऐसा ही 1 मोल में है, 1 मोल इक्वल्स टू क्या होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स उसमें प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ये एकदम सिमिलर है एवोगैड्रो लॉ के, इसीलिए इसको क्या बोला है, एवोगैड्रो नंबर बोला गया है। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट देखो कुछ पर्टिकुलर टर्म्स हैं जहाँ आप कंफ्यूज होते हो, वहाँ हम पढ़ेंगे। देखो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम का क्या मीनिंग होता है, व्हाट इज़ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम में क्या होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट होंगे। 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो 1 मोल मतलब ही क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल में क्या होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। 1 मोल ऑफ NaCl में क्या होगा 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट्स ऑफ NaCl प्रेजेंट होंगे। 1 ग्राम ऑफ एटम मीन्स 1 mole of atoms, it means 6.022 into 10⁻23 atoms are present in it. 1 gram molecule means 1 mole of molecules.
इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो अगर आपके क्वेश्चंस में ये पर्टिकुलर टर्म्स आती हैं, आपसे पूछ लें कि 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल में कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, हाउ मैनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यू हैव टू राइट 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन इट। ओके, तो दिस इज हाउ वी विल कैलकुलेट इट। व्हाट इज मोलर मास नाउ? अब देखो, हमने एटॉमिक मास पढ़ लिया, फॉर्मूला मास पढ़ लिया, मॉलिकुलर मास पढ़ लिया। व्हाट इज मोलर मास? द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम्स इज कॉल्ड इट्स मोलर मास। ठीक है, देखो हम मॉलिकुलर मास किस में कैलकुलेट कर रहे थे? द यूनिट इज AMU, एटॉमिक मास यूनिट। अब इसमें लिखा है द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम। जब हम उस 1 मोल अमाउंट को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, दैन इट विल कॉल्ड मोलर मास। देखो, फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आई कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप, I know that in 1 mole of carbon 12 isotope there is 6.022 into 10⁻23 atoms of carbon 12 isotopes are present in it। तो 1 कार्बन 12 आइसोटॉप एटम इक्वल्स टू क्या होगा? 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। दिस इज द मास ऑफ कार्बन 12 एटम, है ना, कि उसका मास हमें पता है, हमने पहले भी कैलकुलेट किया अभी। तो आपको पता है द मास ऑफ द कार्बन एटम, 1 कार्बन एटम इज 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो आप बताओ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स में कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे? तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो द वैल्यू विल कम इन ग्राम। तो दिस विल बी द मोलर मास ऑफ योर कार्बन 12। ठीक है, ये कार्बन 12 को जब हमने ग्राम में कन्वर्ट किया इस तरह, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। तो मोलर मास कितना आया कार्बन 12 का? 12 ग्राम आया। ठीक है, एटॉमिक मास कैलकुलेट करेंगे तो सेम आएगा 12 AMU। ठीक है, ठीक है। द मोलर मास इन ग्राम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द एटॉमिक और मॉलिकुलर और फॉर्मूला मास इन यूनिफाइड मास। ठीक है, जितने भी जो मोलर मास होता है वो इक्वल टू होता है किसके? एटॉमिक मास के, या मॉलिकुलर मास के, या फॉर्मूला मास के। The molecular mass of a compound expressed in AMU is numerically the same as the mass of 1 mole of the compound expressed in grams. For an example, if we take the example of water, the molecular mass और molar mass हम दोनों कैलकुलेट करके देखते हैं। ठीक है, वाटर का तो molecular mass is equals to 2 इंटू एटोमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। देखो, 2 हाइड्रोजन है तो हम 2 इंटू एटोमिक मास ऑफ हाइड्रोजन लेंगे प्लस एटोमिक मास ऑफ 1 ऑक्सीजन। तो इक्वल्स टू 2 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1.008 AMU प्लस द मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 AMU। तो इक्वल्स टू द आंसर विल बी 18.02 AMU। ठीक है, द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज 18.02 AMU। नाउ वी विल कैलकुलेट द मोलर मास। तो 2 इंटू एटोमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटोमिक मास ऑफ 1 ऑक्सीजन, and the value will 18.02 gram will come. So we can also say it 18.02 gram H2O is equals to 6.022 into 10⁻23 molecules of water, or equals to 1 mole of H2O. Okay, so I hope you have easily understand it. Let's move further. देखो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 AMU एंड द मोलर मास ऑफ कार्बन इज 12 ग्राम पर मोल। यानी इन 1 मोल देर आर, और इन 1 AMU देर आर 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। देखो कितना बड़ा अमाउंट है। ठीक है, देखो AMU क्या है? एक बहुत ही छोटा अमाउंट है, और अगर हम इसको मोलर मास लेते हैं इन ग्राम, तो ये क्या है? एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है। देखो 10⁻24, 10 में कितने जीरोज हैं, कितना बड़ा अमाउंट है। और AMU क्या होगी? उसकी शॉर्ट यूनिट हो गई। तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इक्वल्स टू 12 AMU। तो AMU क्या होता है? एक छोटी यूनिट होती है, और जब हम इसको ग्राम पर मोल में लेंगे तो ये एक बहुत बड़ी यूनिट हो जाती है। देखो
कितनी बड़ी वैल्यू होगी इसकी, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो ध्यान रखना 1 AMU इसकी स्मॉल यूनिट कर दी हमने, और 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम ये बहुत ही लार्ज वैल्यू होती है। तो मोलर मास इज बिगर दैन एटॉमिक मास। हालांकि दोनों की वैल्यू क्या आती, सेम आती है सभी एंटिटीज़ के लिए, सभी मॉलिक्यूल्स के लिए, ठीक है। दोनों की वैल्यू या दोनों जब हम कैलकुलेट करते हैं तो दोनों की वैल्यू सेम आती है। डू यू नो इन 0.03 ग्राम ऑफ वाटर कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे? हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स इन दिस वाटर ड्रॉप? Everyone on earth will get 100 billion of water molecules from this tiny water drop. इतने टाइनी वाटर ड्रॉप में बहुत सारे 100 बिलियन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, 100 बिलियंस ऑफ H2O प्रेजेंट हैं। अगर हम सबको बांटने लगें ऑन द अर्थ तो सबको मतलब बहुत ज़्यादा है, मिलेंगे ही नहीं, इतने ज़्यादा वाटर ड्रॉप में इतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं। चलो अब हम क्वेश्चंस करते हैं। कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ मोल्स, there are the formulas which I have which we have studied in the last chapter, last lecture also. The number of moles equals to mass given upon gram atomic mass. And what is gram atomic mass? The mass of Na atoms in grams. For compounds it is number of moles equals to mass given upon gram molecular mass. And what is gram molecular mass? Mass of Na molecules in gram. And for gases, number of moles equals to volume upon 22.4 liter at STP. So 1 mole of a gas occupies a volume of 22.4 liter at STP. STP is standard temperature pressure. ठीक है, at 273 Kelvin temperature and 1 atmospheric pressure. This is the formula for gases. Okay, let's calculate some questions. One atom of an element weighs 6.643 into 10⁻⁻23 gram. So number of moles of an atom in its 20 kilogram is. So what will be the answer? Let's calculate it. See, for the formula for the element we have studied, which is number of moles equals to mass given upon gram atomic mass. एंड ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू मास ऑफ Na एटम्स इन ग्राम। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ग्राम एटॉमिक मास। हमारे पास मास गिवन है विच इज़ 20 किलोग्राम, इसको हम शॉर्ट यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे 20 इंटू 10⁻³ ग्राम। एंड ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू Na इंटू हमारे पास वेट दिया हुआ है उसका, द मास जो मास हमें गिवन है that is 6.643 into 10⁻⁻³ ग्राम। Na की वैल्यू हमें पता है, द एवोगैड्रो नंबर को हम Na से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 इन। अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा इट इज़ 40। तो ग्राम एटॉमिक मास इज 40। Now we will put it in our formula. Number of moles equals to 20 into 10⁻³ divided by 40 and the answer will come 500. Let's see the next question. What is the number of moles of oxygen atom in 126 AMU of HNO3? And these are the options for you. Let's calculate it. For the compounds we have studied, the formula is number of moles equals to mass given upon gram molecular mass, and gram molecular mass is equals to the mass of Na molecules in gram. तो हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे सभी चीज़ों को। देखो मास गिवन है हमारे पास 126 AMU, तो ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, इन 1 AMU इक्वल्स टू क्या होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। तो 126 मल्टीप्लाई बाय 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो ग्राम मॉलिकुलर मास इक्वल्स टू Na इंटू 63 AMU। देखो HNO3 का कैलकुलेट करो, 1 हाइड्रोजन का मास प्लस नाइट्रोजन का मास 14 प्लस 3 ऑक्सीजन का मास, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 16, तो टोटल हमारे पास कितना आ गया 63 AMU। तो अब हम इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, Na इक्वल्स टू 63 AMU इक्वल्स टू जो मास
63 AMU है, जो AMU यूनिट है उसको हमने ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ पुट इट इन आवर फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3 इक्वल्स टू 126 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 डिवाइडेड बाई Na इंटू 63 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24। देखो एवोगैड्रो नंबर को हमने लिखा नहीं है क्योंकि द आंसर इज इन Na, है ना। जो आंसर की जो हमें ऑप्शंस गिवन है उसमें Na ही लिखा हुआ है, तो हम उसे नंबर फॉर्म में नहीं लिखेंगे, ऐसे ही रहने देंगे। देखो फिर हमारे पास क्या रिजल्ट आया, 2/Na, मल्टीप्लिकेशन के बाद आया है 2/Na, बट दिस इज नॉट योर आंसर। What we have asked in the question is what is the number of moles of oxygen atom in 126 AMU of HNO3। अभी हमने HNO3 का निकाला है, तो और हमें पूछा क्या है, ऑक्सीजन एटम का, कि हाउ मैनी नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट इन ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो देखो फॉर ऑक्सीजन एटम, देखो अब 126 AMU HNO3, देखो 1 मॉलिक्यूल ऑफ HNO3 का कितना था हमारे पास, 63 AMU प्रेजेंट था 1 HNO3 में, तो 126 में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3 प्रेजेंट होंगे। और देखो एक HNO3 में 3 ऑक्सीजन है, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3 में कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे, 6 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन हो जाएंगे। तो 6 एटम ऑफ ऑक्सीजन के लिए हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ 6 ऑक्सीजन एटम्स अपॉन ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो मास ऑफ 6 ऑक्सीजन एटम कितना हो जाएगा, 6 इंटू 16 अपॉन ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, Na, एवोगैड्रो नंबर इंटू 16, एंड द आंसर विल कम 6/Na। ठीक है, 6/Na इज योर आंसर। Let's do the question number 3. 3.011 into 10⁻22 atoms of an element weighs 1.15 gram. The atomic mass of the element is, now we have formula is number of moles equals to mass given upon gram atomic mass. Let's calculate it. देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, हमें एटॉमिक मास पूछा है। ठीक है, तो अब हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, मास गिवन है और हमें एटॉमिक मास निकालना है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। देखो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स इक्वल्स टू क्या होता है, 1 मोल होता है। तो 3.011 इंटू 10⁻22 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कितने मोल्स हो जाएंगे, तो हम 1 डिवाइड में चला जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 3.011 इंटू 10⁻22 इक्वल्स टू 1/20 मोल्स हमारे पास आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स आर 1/20 इक्वल्स टू मास गिवन इज 1.15 ग्राम अपॉन Na इंटू एटॉमिक मास। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है, भूल नहीं जाना। अब एटॉमिक मास हम साइड में ले आएंगे एंड वी डू ऑल द मल्टीप्लिकेशंस एंड द आंसर विल कम 23 AMU. Okay, calculate it in your copy and do it. Further questions we will do in the next lecture. Okay, we will continue our lecture in the next lecture. Thank you. Keep studying, keep smiling and keep practicing from your book. Keep doing the question, all the questions of your book.